3 फरवरी 2024 को घोषणा की गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और भारत रत्न के बारे में भी जान लेते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता आप लोग देखते हैं ना, टॉप पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कहते हैं ये सब लाल कृष्ण आडवाणी साहब की देन है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का ही योगदान है। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, ये लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार है। तो एल के आडवाणी इन्हें आप लोग शॉर्ट में कहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहा हूं मैं। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो कराची के सिंधी परिवार में 8 नवंबर 1927 में इनका जन्म होता है। उनके पिता एक व्यापारी थे। उनके पिता का नाम श्री किशन चंद आडवाणी, माता का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी था। यह परिवार भारत के कराची प्रांत जो अब पाकिस्तान में हुआ, और पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में अलग हो गया था। अब आप देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और आप देखेंगे कि कराची में रहने के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे में यह परिवार पाकिस्तान से मुंबई भारत आकर बस गया। और सन 1965 में फरवरी में एल के आडवाणी का विवाह कमला देवी से हुआ। इस दंपत्ति को की 2 संतानें हैं। उनका पुत्र है जिसका नाम जयंत आडवाणी है, पुत्री का नाम प्रतिभा आडवाणी है। प्रतिभा आडवाणी टीवी सीरियल्स की निर्माता होने के साथ साथ अपने पिता की राजनीतिक क्रियाकलापों में सहायिका भी है। और श्री आडवाणी की पत्नी की का हृदयघात से अचानक अप्रैल 2016 में इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। अगर हम लोग एल के आडवाणी साहब की शिक्षा की बात करें तो इनकी स्कूली शिक्षा संत पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची से हुई है। फिर उन्होंने हैदराबाद के डी जी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और पाकिस्तान से भारत आने पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई भी पूरी की है। ये भी याद रखिएगा। तो वकील हैं, आपके नेता काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इनके अगर हम लोग राजनीतिक सफ़र की बात करें, पॉलिटिकल जर्नी की, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से की थी। और आरएसएस की बात करें तो आप देखें, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले कराची में ही आरएसएस के प्रचारक हुए और आरएसएस को अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने आरएसएस की कई शाखाएं स्थापित की। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आने पर उन्हें राजस्थान के मत्स्य अलवाड़ भेजा गया। और आप देखते हैं कि 1952 तक उन्होंने अलवाड़ में काम करने के बाद राजस्थान में ही भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में ज़िले में भी काम किया। फिर आप देखते हैं कि 1951 में भारतीय जन संघ बनती है पार्टी। तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और आरएसएस के सदस्य होने के नाते एल के आडवाणी भी जनसंघ से जुड़ जाते हैं। उन्हें राजस्थान में जनसंघ के श्री एस एस भंडारी के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। और एल के आडवाणी बहुत ही कुशल राजनीतिक थे। उनके कुशल नेतृत्व के दम पर ही जल्द ही उन्होंने जनसंघ में जनरल सेक्रेटरी का पद भी मिल गया। फिर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए 1957 में उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया और वहां उन्हें दिल्ली के जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 1967 में दिल्ली के महानगरीय परिषद चुनाव लड़े और काउंसिल के नेता भी बने। राजनीतिक गुण के साथ साथ एल के आडवाणी में और भी कई प्रतिभाएं थी। 1966 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका में उन्होंने संपादक श्री के आर मलकानी की भी मदद की। इनके अगर हम लोग राज्यसभा के सफ़र की बात करें तो राज्यसभा का सफ़र करने में एल के आडवाणी को 19 साल का समय लग गया। सबसे पहले 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। फिर जनसंघ के नेता के रूप में उन्होंने कई पद संभाले। फिर 1973 में आप देखिए कानपुर की कमेटी के अध्यक्ष रहे। अपनी पार्टी के प्रति और उनके उसूलों के प्रति वे काफ़ी सजग भी थे। अध्यक्ष के तौर पर उन्हें भारतीय जनसंघ के अनुभवी नेता बलराज माधव का कार्य ठीक नहीं लगा और उन्हें लगा कि श्री बलराज माधव एक अनुभवी नेता
होते हुए भी पार्टी के उसूलों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और जिससे पार्टी की प्रतिभा खराब हो सकती है, इसलिए उन्होंने पार्टी के हित के लिए श्री बलराज को भारतीय जनसंघ से निष्कासित भी कर दिया था, बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। फिर आप देखते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के दौरान आपातकालीन स्थिति में कई विरोधी दल भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ गए और एवं आपातकालीन स्थिति का विरोध करने लगे। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। राजनीति में यूं आगे बढ़ते हुए श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में एल के आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे। और आप देखेंगे जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का सफर देखिए। 1977 में जब राष्ट्रीय आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल, जनसंघ ने मिलकर नए संगठन का निर्माण किया और जिस जनता पार्टी का, और राजनीति में नेताओं का पार्टी का बदलना आम बात है। इसी क्रम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगजीवन भी पार्टी बदलकर जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए। इंदिरा गांधी का आपातकालीन शासन कई राजनीतिक पार्टियों को रास नहीं आया और जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। एल के आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं। फिर जनता पार्टी में एक नया मोड़ आता है और कई दिग्गज और अनुभवी नेता ने जनता पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का नाम दिया गया। आडवाणी इस नई पार्टी के वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण नेता बने और पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद 1982 में उच्च सदन राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश से मनोनीत किए गए। राज्यसभा सदस्य की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है आपको। तो इनका चुनाव मतदाता किसके द्वारा होता है? विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब बीजेपी के उदय की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी को नई भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अटल जी की अध्यक्षता में पार्टी में हिंदुत्व की भावना और अधिक प्रज्वलित हुई, लेकिन 1984 में बीजेपी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। 1984 के चुनाव के कुछ समय बाद पहले इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के बाद सभी वोट कांग्रेस को मिले और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और आप देखें कि इसके बाद अटल जी को अध्यक्ष पद से हटाकर एल के आडवाणी को नया अध्यक्ष घोषित किया गया। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे भुनाया भी और अब राम मंदिर भी बन गया। उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी लेती है। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण की मुहिम शुरू की और बीजेपी नेताओं तथा कई हिंदुओं का यह मानना है कि अयोध्या श्री राम जन्म की भूमि है और यहाँ स्थित बाबरी मस्जिद के पहले राम मंदिर ही था, परंतु मुगल शासक बाबर ने उस मंदिर को तोड़वाकर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया और इसी के विरोध में सभी हिंदू तथा बीजेपी नेता मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाना चाहते थे, जो बन भी चुकी है। और इस मुद्दे को भाजपा ने चुनावी एजेंडा में भुना, इसका फायदा उठाया। 1989 के चुनावों के दौरान कांग्रेस को बहुमत मिलने पर भी उसने केंद्र में सरकार बनाने से इनकार कर दिया और पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने अपना 86 सीटों का समर्थन दे नेशनल फ्रंट सरकार बनाने में मदद की थी। तो आप सोचिए 2 से 86 पर पहुंच गई थी, इतना फायदा मिला। एनडीए सरकार में गृह मंत्री, तो 1996 में चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई और इसलिए उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया। तब सबसे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, किंतु यह जानना दिलचस्प होगा कि यह सरकार केवल 13 दिनों तक टिक पाई थी। फिर 1996 से 1998 तक 2 अस्थिर सरकारें, पहले एचडी देवगौड़ा, बाद में आई.के. गुजराल की सरकार आई। इसके शासन के बाद एनडीए सरकार में अग्रसर बीजेपी फिर एक बार 1998 में लौट कर आई और वाजपेयी जी ने मार्च 1998 में फिर एक बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन 13 महीने के बाद ही एनडीए से जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिससे एनडीए की सरकार मात्र 13 महीने में गिर गई थी। पहली बार अटल बिहारी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, दूसरी बार 13 महीने के लिए। लेकिन इस सरकार को वाजपेयी ने अगले चुनाव तक संभाला और उनके साथ एल के आडवाणी गृह मंत्री रहे
और इसके बाद एनडीए सरकार 2014 तक अपने पूरे कार्यकाल में रही और इस दौरान आडवाणी जी भी पद में उन्नति हुई और वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने। इनका बड़ा सपना था प्रधानमंत्री बनने का। आडवाणी पर कई आरोप भी लगे। आडवाणी दिग्गज तथा दूरदर्शी नेता थे, फिर भी राजनीति में रहते हुए उन पर कई आरोप लगे। उन पर हवाला ब्रोकर्स से रिश्वत लेने का आरोप लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार में उन्हें बाइज्जत बरी भी किया। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी की सत्ता काफ़ी सशक्त नजर आ रही थी। इस पर एल के आडवाणी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 100 से अधिक सीटें नहीं ला पाएगी, लेकिन हुआ कुछ और। भाजपा की हार हुई और उसे लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। केंद्र में सरकार कांग्रेस की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 2004 के बाद अटल जी ने आडवाणी को बीजेपी में सक्रिय भूमिकाओं में आगे किया। 2009 तक आडवाणी विपक्षी अध्यक्ष भी रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें पार्टी का ही विरोध झेलना पड़ा। उनके करीबी माने जाने वाले नेता मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, उमा भारती ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। और एल के आडवाणी की आलोचना का दौर यहीं ख़त्म नहीं होता। एक बार जून 2005 में भी कराची के दौरे गए थे और उनका जन्म स्थान है, वहाँ उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया। यह बात आरएसएस के हिंदू नेताओं के गले नहीं उतरी और आरएसएस ने इस बयान के विरोध में, और कहते हैं कि बयान ही उनकी राजनीति में डूबने का कारण बना। विरोध में आडवाणी के इस्तीफे की मांग की। आडवाणी जी को विपक्ष के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। देखिए, विवाद इनसे जुड़े रहे हैं, ये भी देख लीजिए। तो जैन हवाला डायरी में आरोप लगे कि ने के बाद 1996 में आडवाणी को लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बताया जा रहा था कि आडवाणी उनसे पैसे लिए थे। 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों में उनका नाम भी आया था। 1992 में दर्ज किए गए कुल 49 मामलों में दूसरे मामले प्राथमिकी संख्या 198 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम लिया गया था। उन पर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने, दंगा भड़काने का आरोप लगा था। बाद में 1993 में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे सहित 48 लोगों के खिलाफ एकल समेकित आरोप पत्र दायर किया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को 28 साल बाद लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती शामिल थे। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद हजारों कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी, और जो मानते हैं कि मस्जिद को एक प्राचीन मंदिर के खंडर पर बनाया गया था, जो भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करता है। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष पीठ ने सर्वसम्मति से अयोध्या राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया। अब राम मंदिर भी बन गया। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। तो 2004 से 2009 तक विपक्ष के अध्यक्ष रहते हुए 2006 में एल के आडवाणी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में खुद को 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया। भाजपा में इस दावेदारी का मुख्य कारण था कि भाजपा के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता थे, और उनकी इस दावेदारी को मजबूत देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी के बाद आडवाणी जी ही हैं, वे प्रधानमंत्री पद के लिए प्राकृतिक रूप से दावेदार हैं। और इसी कड़ी में दिसंबर 2007 में अगले चुनाव के लिए भाजपा ने एल के आडवाणी को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार भी घोषित किया था, लेकिन शायद आडवाणी जी की किस्मत में ही नहीं था प्रधानमंत्री बनना। 2009 में फिर एक बार कांग्रेस सरकार के अंदर में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आडवाणी की रथ यात्रा भी आपने सुनी होगी। देश की राजनीति में सर्वाधिक यात्राएं निकालने वाले आडवाणी ही एकमात्र नेता हैं। उनके नेतृत्व में 6 बड़ी यात्राएं हुई, और जिन्होंने भाजपा को राजनीति में बहुत मदद भी की। यात्राओं के सफल होने का श्रेय एल के आडवाणी को ही जाता है। आडवाणी को रथ यात्रा का नेता भी कहा जाता है। आडवाणी जी के अनुसार रथ यात्रा एक धार्मिक यात्रा होती है जो देश के प्रति राष्ट्रीय धर्म को जगाती है। राम रथ यात्रा। आडवाणी जी ने अपनी सबसे पहली रथ यात्रा को नाम दिया राम रथ यात्रा। आडवाणी जी के नेतृत्व में यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर 1990 से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची। इसी यात्रा का मुख्य मुद्दा राम मंदिर निर्माण था। कोई इस यात्रा को राजनीतिक चाल समझ रहा था, तो कोई इसे भारत के लिए राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत जुलूस मान रहा था। और राजनीतिक चाल के चलते हुए इस यात्रा को उत्तर प्रदेश, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव ने
इसे रोक भी दिया था। उनका मानना था कि यात्रा भारत की सांप्रदायिकता को प्रभावित करता है, लेकिन इन सब बातों पर भाजपा उसकी रथ यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आडवाणी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा से भाजपा सशक्त हुई और 1991 के चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी रही। एक जनादेश यात्रा भी निकाली थी इन्होंने। तो आप देखेंगे भारत के 4 कोनों से सितंबर 1993 में यात्रा शुरू हुई थी। आडवाणी जी ने मैसूर से इस यात्रा की अगुवाई की थी। भारत के 14 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए यह यात्रा 25 सितंबर को भोपाल में ली। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के नागरिकों को उससे अपने धर्म को मानने से संबंधित 2 बिलों को पारित करवाना था। एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा। तो भारत की आज़ादी की 5वीं सालगिरह के अवसर पर आडवाणी जी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के दौरान पूरे भारत में आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस यात्रा को आडवाणी जी ने, ये आप देखते हैं कि मई 1997 से जुलाई 1997 50वीं सालगिरह थी। इस यात्रा द्वारा देश की आज़ादी में शहीद होने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आडवाणी जी ने इस यात्रा को स्वर्ण जयंती रथ यात्रा राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा का नाम दिया। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना था। भारतोदय यात्रा। तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश की कई क्षेत्र में उन्नति हुई, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसी कारण आडवाणी ने भारत उदय यात्रा निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय भारत का उदय हुआ और इस यात्रा द्वारा भारत की उन्नति का जश्न मनाया गया। यह यात्रा मार्च 2004 में आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी। भारत सुरक्षा यात्रा। तो मार्च 2006 में वाराणसी के हिंदू तीर्थ स्थान पर बम धमाके हुए थे और इसके भाजपा सरकार में केंद्र में बैठी कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के विरोध में आडवाणी ने 6 अप्रैल 2006 से 10 मई 2006 तक भारत सुरक्षा यात्रा निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक राजनीति, प्रजातंत्र की रक्षा और महंगाई के प्रति सजग करना था। एक जन चेतना यात्रा। तो भाजपा के नेता श्री जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सितारा दायरा बिहार से शुरू हुई जन चेतना यात्रा की अगुवाई LK आडवाणी ने अक्टूबर 2011 से की थी। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में फैल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकाली गई थी। यात्रा बहुत ही बड़ी सफल साबित हुई थी। इसमें दिल्ली के रामलीला मैदान पर भाजपा NDA के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। आडवाणी जी इस यात्रा को उनकी सबसे सफल यात्रा भी बताते हैं। राजनीति में बुरा दौर इनका लाल कृष्ण आडवाणी का। 2009 के चुनाव हारने के बाद LK आडवाणी ने पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए रास्ता साफ किया। पार्टी में ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए। 2009 में सुषमा स्वराज भाजपा की ओर से लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की सभी मुहिमों पर प्रबल दावेदारी भागीदारी रही। इस पर आडवाणी जी ने नाराज होते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई पहले जैसी पार्टी नहीं रही। इसके बाद 11 जून 2013 को आडवाणी जी ने भाजपा के सभी पद से इस्तीफा दे दी, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ समिति ने 11 जून 2013 को ही इस्तीफा अमान्य करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आडवाणी को आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पार्टी को हमेशा ही आडवाणी जैसे दिग्गज अनुभवी नेता की आवश्यकता रहेगी। मार्गदर्शक मंडल में तो 2014 में LK आडवाणी को भाजपा संसदीय बोर्ड से निकालकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इस मंडल में आडवाणी के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी को भी शामिल किया गया। लेखन की बात कर लीजिए। LK आडवाणी ने अपने जीवन की घटना तथा राजनीतिक सफर माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के जरिए बताया कि इस किताब का विमोचन भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2008 में किया गया था। इस किताब में 1040 पृष्ठ हैं जो कि आडवाणी की जीवन की घटनाओं को चरितार्थ करते हैं। यह किताब अधिक बिकने वाली रही है। और श्री LK आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा अपना अनुभव, योगदान भी दिया। उनका भाजपा के प्रति किया गया समर्पण ही भाजपा को इस मुकाम तक लाया। आडवाणी जी एक कुशल नेता है। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जब तक वे भाजपा के साथ हैं, भाजपा को उनके अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और
1954 में स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास से कि किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए दंडों का विस्तार किया है। और पहले प्राप्तकर्ता की बात करें तो भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन थे, जिन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था। 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को दिया गया। अभी कुछ समय पहले कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है। प्रमुख पहली की बात करें तो यह अनिवार्य नहीं कि हर वर्ष भारत रत्न प्रदान किए जाएं। ऐसा कोई लिखित प्रावधान भी नहीं है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए। यह पुरस्कार एक स्वाभाविक भारतीय नागरिक एग्रेस गोंगसा वोजा किसी हो, जिन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, और 2 गैर भारतीय खान, अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भी प्रदान किया गया। भारत रत्न हेतु सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ग में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है, और पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक पुरस्कार धारक अपने बायोडाटा, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड आदि में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उपयोग करके यह बताना आवश्यक समझता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित पुरस्कार का प्राप्त करता है। तो पहली बार 1954 में दिया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें 3 लोग हैं पहली बार, इसमें सी राजगोपालाचारी हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब हो गए। इतनी जानकारी रखिएगा इनके बारे में।